श्री श्याम एजुकेशनल ऑफ ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सुनील शर्मा। आज आपको जो पाठ अपना 5 नंबर जीवन की मौलिक इकाई चल रहा था, तो उसमें हमने आपको प्लेज्मा झिल्ली के बारे में बताया था कि प्लेज्मा झिल्ली को वर्णात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला या कोशिका झिल्ली या चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि उस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिससे वो कुछ पदार्थों को तो अंदर आने देती है और कुछ पदार्थों को चयन करके बाहर जाने देती है। ठीक है, तो प्लेज्मा झिल्ली से पदार्थों का संचार यानी आवागमन किस प्रकार होता है हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, प्लेज्मा झिल्ली के अंदर पदार्थों का जो संचरण होता है वो एक तो विसरण विधि के द्वारा होता है और एक प्रासरण विधि के द्वारा होता है। दो प्रकार की विधि के द्वारा संचरण होता है, एक तो विसरण और एक प्रासरण। देखिए विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, विसरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का बेसिकली अर्थ होता है फैलना। अगर हम पदार्थों की अवस्था की बात करें तो जो फैलाव होता है वो सबसे ज़्यादा किस में फैलता है, गैसों के अंदर, फिर किस में, द्रवों के अंदर, और सबसे कम विसरण किस में होता है, ठोसों के अंदर होता है। विसरण का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है बच्चों फैलना। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ फैलेगी, या तो बच्चों अफवाह फैलती है और या क्या फैलती है, गैस से फैलती है। तो विसरण सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसों के अंदर होता है। और विसरण दो गैसों का आपस में स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और आपको पता है भी गैसें जो होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विसरण क्या होता है, इस प्रक्रिया में पदार्थ की जो गति होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। विसरण के अंदर जो पदार्थों की गति होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। सांद्रता के बारे में विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान आपको पाठ नंबर 2 के अंदर बताया जा चुका है। सांद्रता को आप सीधा सीधा समझे, एकांक विलयन में किसी घुले हुए विलेय की मात्रा उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। दूसरे पाठ के अंदर आपको डिटेल से कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के बारे में बताया जा चुका है। तो बच्चों, विसरण इस प्रक्रिया के अंतर्गत पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होती है, गति होती है। और विसरण के अंतर्गत किसका परिवहन होता है, ऑक्सीजन व CO2 विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं। यानी विसरण के अंतर्गत जो कोशिका झिल्ली के अंदर ऑक्सीजन व CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, यानी ये अंदर बाहर जाती है। तो विसरण का मतलब होता है बच्चों फैलना। तो विसरण के अंतर्गत ऑक्सीजन व CO2 विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों प्रासरण के बारे में। किसके बारे में, प्रासरण के बारे में। ये इसका उल्टा है बच्चों। इस प्रक्रिया के अंतर्गत द्रव यानी लिक्विड चीज का, द्रव पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। यानी प्रासरण के अंतर्गत द्रव पदार्थों का क्या होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर आर पार यानी आवागमन होता है। ठीक है, तो द्रव यानी जल के बारे में, जल भी आपको पता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तथा वायु भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। यहां हम जिक्र करेंगे दाब की जगह किसका, सांद्रता का। यानी द्रव पदार्थ की गति जो होती है वो उच्च सांद्रता से किसकी ओर होती है, निम्न सांद्रता की ओर होती है। और जो जल होता है, जल प्रासरण विधि द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाता है। जल जो होता है वो कौन सी विधि के द्वारा, प्रासरण विधि के द्वारा ही अंदर बाहर जाता है। तो सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार, सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार कौन कौन से हो गए। सबसे पहले बच्चों अति प्रासरण दाबी विलयन। कौन सा विलयन, अति प्रासरण दाबी विलयन। और दूसरा है बच्चों सम प्रासरण दाबी विलयन। और तीसरा है बच्चों अल्प प्रासरण दाबी विलयन। ठीक है, तो सांद्रता के अनुसार विलयन के कितने प्रकार हो गए, अति यानी बहुत ज्यादा, अति प्रासरण दाबी विलयन, नंबर 2 सम प्रासरण दाबी विलयन,
और नंबर 3 अलपरासरण दाबी विलयन। जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से क्या हो, ज्यादा हो। जब कोशिका के अंदर यानी जो द्रव पदार्थ है उसकी सांद्रता बाहरी वातावरण की सांद्रता की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है, तो कोशिका के अंदर से जल निकलकर कहां पे आएगा, बाहर की ओर आएगा और कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। सपोज दैट किसी समय ये कोशिका बिल्कुल फूली हुई थी और इसमें पानी की मात्रा क्या थी, बहुत ज्यादा थी, और इसके कंपेयर में यानी तुलना में जो बाहरी वातावरण में पानी की मात्रा कम थी, तो पानी जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यानी कोशिका से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फलस्वरूप कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे ये बिक्कर है बच्चों, और ये हमने कोई कोशिका इसमें रखी और कोशिका के अंदर पानी की मात्रा आप देख सकते हो ज्यादा है, पानी की सांद्रता ज्यादा है और बाहरी वातावरण में पानी की सांद्रता क्या है, कम है। तो ये कोशिका झिल्ली के द्वारा, कोशिका झिल्ली में जो सूक्ष्म छिद्र हैं उनसे पानी उच्च सांद्रता से कहां पे आ जाएगा, निम्न सांद्रता की ओर, और फलस्वरूप ये कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो जब कोशिका में जल की मात्रा ज्यादा है तो वो कौन सा विलयन हो गया, ये इस प्रकार के विलयन को कौन सा विलयन कहेंगे, जब कोशिका के अंदर जल की मात्रा ज्यादा हुई और वातावरण के अंदर जल की मात्रा क्या हुई, कम हुई, यानी बाहरी आवरण के अंदर पानी की मात्रा कम हुई, तो ये विलयन कौन सा कहलाएगा, अति प्रासरण दाबी विलयन। यानी कोशिका झिल्ली के थ्रू जो जल है वो कहां पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों नंबर 2 पे, संप्रासरण दाबी विलयन। जब कोशिका के अंदर और बाहर की सांद्रता, कोशिका के अंदर की और बाहर की सांद्रता क्या हो, सम यानी समान हो, तो वो विलयन, तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होएगा, यानी जितना पानी अंदर आएगा उतना ही पानी क्या होएगा, बाहर जाएगा। तो इस प्रकार का ये विलयन क्या कहलाएगा, संप्रासरण दाबी विलयन कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे ये बिक्कर लिया हमने, जितना पानी इस कोशिका के अंदर है उतना ही पानी कहाँ पे है, बाहर वाले पानी की सांद्रता है, तो जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा। तो इस प्रकार का विलयन ये कौन सा विलयन हो गया, संप्रासरण दाबी विलयन। उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों अलपरासरण दाबी विलयन। कौन सा विलयन, अलपरासरण दाबी विलयन में क्या होता है, जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर के विलयन की सांद्रता से कम हो, यानी इसमें पानी की मात्रा कम है और बाहर क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो बाहर का जो पानी है वो कोशिका झिल्ली के छिद्रित भागों से किसमें प्रवेश कर जाता है, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसके फलस्वरूप कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है। और बच्चों अगर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पानी इसमें प्रवेश कर जाएगा, अगर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पानी प्रवेश कर जाता है तो कोशिका झिल्ली फट भी जाती है। ठीक है। तो जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर के विलयन की सांद्रता से कम होती है तो कोशिका के अंदर पानी आ जाता है और कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है। उदाहरण के लिए जब हम किशमिश और बादाम को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी की सांद्रता ज्यादा होने के कारण उस बादाम की और किशमिश की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है और उस क्रिया के फलस्वरूप उसमें क्या आ जाता है, फुलावट आ जाती है बादाम और किशमिश के अंदर। यही चने के अंदर भी आपने देखा होगा। तो बच्चों वो कौन सा विलयन है, अलपरासरण दाबी विलयन। यानी कोशिका के अंदर प्रासरण दाब का मान क्या होता है, कम, तो वो अलपरासरण दाबी, और कोशिका के अंदर प्रासरण दाब का मान ज्यादा होता है वो अति प्रासरण दाबी, और कोशिका के अंदर प्रासरण दाब का मान समान होता है तो वो समप्रासरण दाबी विलयन होता है। इसको हम इस हिसाब से देख सकते हैं, जैसे ये कोशिका है किशमिश की या बादाम की, और यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है तो पानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवेश करता है। फलस्वरूप बाहरी वातावरण से जो पानी है वो कोशिका झिल्ली के छिद्रित भागों से किसमें प्रवेश कर जाएगा, इस कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। फलस्वरूप ये कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है। और मैं आपको नोट करके बता सकता हूँ
अगर आपको जल की सांद्रता कम करनी है तो जल की सांद्रता कम करने के लिए आप नमक और पानी, नमक और चीनी उसमें मिला दीजिए, जिससे जल की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद में अपना नया टॉपिक है बच्चों कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल बोलते हैं, और ये केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित होती है। होता क्या है बच्चों, जैसे आपको मैंने नॉर्मली बताया था कि ये कोशिका झिल्ली होती है और ये क्या होता है, केंद्रक होता है, और यहाँ पे केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में ये कोशिका द्रव्य होता है, और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। और केंद्रक द्रव्य को और कोशिका द्रव्य को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य बोला जाता है। तो पादप कोशिका में क्या होता है, इस कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और झिल्ली पाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल बोलते हैं। केवल ये पादप कोशिका में ही मिलती है बच्चों, कठोर होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ये पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। तो केवल पादप कोशिका में ही, यानी जब जंतु कोशिका के अंदर और पादप कोशिका के अंदर हम अंतर देखते हैं तो एक यही अंतर होता है कि पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये पादप कोशिका की सबसे भारी झिल्ली होती है, और ये जंतु कोशिका में क्या होती है, अनुपस्थित होती है, और ये सख्त यानी मजबूत, इसी कारण जंतुओं की अपेक्षा पादप कठोर होते हैं। सख्त, मोटी और सहरंध्र, सह का मतलब साथ, रंध्र का मतलब होता है बच्चों छिद्र। जैसे ये हमारे नासारंध्र है, एक जोड़ी, कितने हैं, 2। हम इन नासारंध्रों की सहायता से सांस लेते हैं, और पौधे जो होते हैं वो रंध्रों की सहायता से, रंध्र का बेसिकली हमारे देखें तो होता है छिद्र, तो रंध्र यानी छिद्र, और मृत संरचना होती है, यानी ये मृत संरचना होती है। ये सख्त, मोटी, सहरंध्र और मृत संरचना होती है, और ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज बच्चों एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। घास के अंदर भी क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज, जिसका पाचन हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों उसका पाचन, सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, और सेल्यूलोज का पाचन कौन कर सकता है, रूमिनेंट, रोमंथी जिनको बोलते हैं, जिनका अमाशय कितने भागों में बंटा होता है, 4 भागों में बंटा होता है, जिससे वो प्रथम अमाशय के अंदर भोजन को ले जाकर के वापस अपने मुंह के अंदर लेके आते हैं और क्या निकालते हैं, ऐसे जुगाली करते हैं। तो रोमंथी या रोमिनेंट किसको कहते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं को कहते हैं। तो सेल्यूलोज ध्यान रखना एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, और घास के अंदर सेल्यूलोज ही पाया जाता है, उसका पाचन हम लोग नहीं कर सकते। और इससे सरल कौन कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च, जिसका पाचन हम लोग कर सकते हैं। तो ये 2 कोशिका भित्तियों के बीच मध्य की भित्ति होती है, ये 2 कोशिका भित्तियों के बीच मध्य की भित्ति होती है। तो ये थी आपकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों केंद्रक, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ये वाली संरचना क्या कहलाएगी, न्यूक्लियस, केंद्रक। इसको हेडक्वार्टर भी कहा जाता है बच्चों, कोशिका का क्या कहा जाता है, इसको हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। और इसकी खोज हमने आपको पहले बता दिया था कि सन 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। ये इसको हेडक्वार्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिका की सभी क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, सभी क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, ये हेडक्वार्टर ही करता है बच्चों, यानी केंद्रक करता है। अब यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है। देखो यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, यूकेरियोट्स जंतु क्या होते हैं, और प्रोकैरियोट्स जंतु क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, वो हम जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता देंगे। तो यूकेरियोटिक में क्या होता है बच्चों, ऐसे सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक झिल्ली क्या होती है, उपस्थित होती है, सुस्पष्ट केंद्रक होता है, तो वो तो क्या कहलाएगा, यूकेरियोटिक कोशिका कहलाएगी। और जिनमें केंद्रक क्या होता है, सुस्पष्ट व सुसंगठित नहीं होता या फिर अनुपस्थित होता है। ये देखो ऐसे ही ये केंद्रक है बच्चों, केंद्रक झिल्ली ऐसी है, तो ये सुस्पष्ट नहीं है, और ये केंद्रक क्या है बच्चों, सुस्पष्ट व सुसंगठित है। और
जिसमें वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक सुस्पष्ट और सुसंगठित होता है तो वो क्या कहलाती है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं। और वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक या तो अनुपस्थित होता है और या फिर केंद्रक सुस्पष्ट व सुसंगठित नहीं होता तो वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो जिनमें केंद्रक सुस्पष्ट व सुसंगठित नहीं होता वो या अनुपस्थित होता है वो तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। और वे जंतु जिनका शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मिलकर बना होता है तो वो क्या कहलाती हैं, वो जंतु क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स। उदाहरण के लिए जीवाणु। और वे जीव जिनका शरीर वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक सुस्पष्ट व सुसंगठित होता है वो कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाएं। और यूकेरियोटिक कोशिकाओं वाले जंतु क्या कहलाते हैं, यूकेरियोट्स जंतु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जो पादप है, जंतु है, ठीक है, ये किसके उदाहरण हो गए, यूकेरियोटिक जंतुओं के। और अमीबा पादप, ठीक है, जंतु, ये यूकेरियोटिक के उदाहरण हो गए। और बैक्टीरिया किसका उदाहरण हो गया, बैक्टीरिया हो गया बच्चों प्रोकैरियोट्स का। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक होता है। उसके बाद में इस केंद्रक के चारों ओर दोहरी यानी डबल आकृति वाली दोहरी डबल केंद्रक झिल्ली व अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, अब केंद्रक द्रव्य में केंद्रक काय और क्रोमेटिन होता है बच्चों, एक पदार्थ होता है जो धागेनुमा संरचना जिसकी होती है। अगर हम केंद्रक को अंदर से देखें तो केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना पाई जाती है, यानी धागेनुमा संरचनाओं का जाल पाया जाता है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं या उसको क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र किसके बने होते हैं, क्रोमेटिन नामक पदार्थ के। और क्रोमेटिन नामक पदार्थ कहाँ पे पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। और कौन सी संरचना होती है, धागेनुमा संरचना होती है। और जो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं, ये क्रोमेटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं। यानी क्रोमेटिन या क्रोमोसोम या गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। जब जनन की प्रक्रिया होती है तो मूल घटना क्या घटित होती है, डीएनए की फोटोकॉपी बनती है, प्रतिलिपि बनती है, जिससे संतति डीएनए का निर्माण होता है। और संतति डीएनए के अंदर आधे गुण अपने माता से और आधे गुण कहाँ से आ जाते हैं, अपनी पिता से आ जाते हैं। तो जब भी एक संतति पर दो दंपति यानी दो परिवार अपना अधिकार जता रहे हो, उस कंडीशन में कौन सा टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट। यानी पुलिस केस होने पर, जैसे एक संतति जिसके नाम पर जमीन जायदाद होती है, तो जमीन जायदाद होती है तो उस कंडीशन में कौन सा टेस्ट हो जाता है, डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट के फलस्वरूप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, यानी जो संतति होती है उसके असली माता पिता का पता चल जाता है। ठीक है, तो जनन के दौरान मूल घटना क्या घटित होती है, डीएनए की प्रतिलिपि बनती है। और डीएनए की प्रतिलिपि बनती है तो संतति डीएनए का निर्माण होता है। और संतति डीएनए में आधे गुण अपने माता से और आधे गुण अपने पिता से आ जाती हैं। डीएनए एक रासायनिक पदार्थ होता है बच्चों। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें आनुवांशिक गुणों का संदेश निहित होता है। यानी आनुवांशिक गुण इसी कारण जो माता पिता के समरूप ही उसकी बच्चे की जो नक्शा है वो दिखाई देता है। क्योंकि जनन के दौरान मूल घटना क्या घटित होती है, डीएनए की प्रतिलिपि बनती है और डीएनए में आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। आनुवांशिक गुण क्या होते हैं, निहित होती हैं। तो जो जनन है वो एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें किसका निर्माण होता है, संतति डीएनए का निर्माण होता है। और डीएनए एक रासायनिक पदार्थ है। तो कोई भी जैव रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से क्या नहीं होती, यथार्थ नहीं होती, यानी 100% श्योर नहीं होती। इसलिए जो संतति होती है उसमें कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं
और वो विभिन्नताएं उसको जनक से क्या करती हैं, अलग बनाती हैं। तो डीएनए की क्रियात्मक खंडात्मक इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन, जिसकी खोज किसने की थी, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। डीएनए की क्रियात्मक खंडात्मक इकाई को क्या कहते हैं, जीन, और इसकी खोज आपको कक्षा 10 के अंदर बताया जाएगा। इसकी खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है। तो कोई भी जैव रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं होती और जनन के दौरान मूल घटना डीएनए की प्रतिलिपि बनती है। तो इसलिए संतति में कुछ विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है और ये विभिन्नताएं जैव विकास का क्या होती है, आधार होती है, यानी जो संतति को अपने जनक से क्या करती है, अलग बनाती है। तो अब अपना टॉपिक है बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक सुस्पष्ट व सुसंगठित नहीं होता है, तो या फिर अब्सेंट ही होता है। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक ऐसे होएगा, मतलब डॉटेड लाइन से इसको शो किया, या सुस्पष्ट और सुसंगठित नहीं होता, या फिर उसका क्या होता है, अभाव होता है, तो वो कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तथा वे जंतु जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स। वो जंतु क्या कहलाते हैं, जंतु कहलाएंगे बच्चों प्रोकैरियोट्स। जंतु क्या कहलाएंगे, प्रोकैरियोट्स। ठीक है। और यूकैरियोटिक में वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक सुस्पष्ट व सुसंगठित होता है, वो कोशिकाएं क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तथा वे जंतु क्या कहलाते हैं, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, वे जंतु क्या कहलाते हैं, यूकैरियोट्स जंतु कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं होते, यानी झिल्ली नहीं होती, तो झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं होते, और इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होते हैं। इसमें क्रोमोसोम एक पाया जाता है। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। इसमें एक क्रोमोसोम पाया जाता है, और जबकि इसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र एक से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। उसके बाद में क्लोरोफिल, यानी जिसके कारण रंग प्रदान किया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है वो झिल्लीदार पुट्टिका क्या होती है, एक थैलेनुमा संरचना होती है। तो क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होता है, और इसमें क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, प्लेस्टिड के अंदर। ये क्लोरोफिल जो होता है, ये बात आ गई बच्चों पादप कोशिका की। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, जिसके कारण पौधों की पत्तियों का रंग कौन सा होता है, हरा होता है। तो इसमें तो क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होता है, और इसमें क्लोरोफिल किस में होता है, प्लास्टिड में होता है। ठीक है। ये पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लास्टिड। इसके उदाहरण हो गए बच्चों बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हो गए वो प्रोकैरियोट्स जंतु हो गए, और इसके उदाहरण पादप कोशिका, जंतु कोशिका और अमीबा। पादप कोशिका, जंतु कोशिका और अमीबा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कोशिका द्रव्य के बारे में। मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि ये कोशिका झिल्ली होती है, ये केंद्रक होता है, ये केंद्रक होता है, तो इसको केंद्रक झिल्ली बोल देंगे। ये कोशिका झिल्ली होगी बच्चों। तो बात करते हैं हम जो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य द्रव पाया जाता है, यहाँ वाला, इसको तो क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के अंदर द्रव्य पाया जाता है, इसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। और इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य। तो हम बात कर रहे हैं इस कोशिका द्रव्य के बारे में। तो कोशिका द्रव्य में बच्चों दो घटक होते हैं। एक तो होता है सिस्टोल। क्या होता है, सिस्टोल। सिस्टोल बच्चों जल के समान ही द्रव होता है, पानी के जैसा ये तरल पदार्थ होता है, जो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और दूसरा भाग हो गया बच्चों कोशिका अंगक। कौन सा, कोशिका अंगक। कोशिका अंगक के बारे में
हम आपको ये 6 प्रकार के अंगों के बारे में बता रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इन अंगों की जो पोजीशन है वो हम बाय डायग्राम से देखेंगे। सबसे पहले अंग आपको ध्यान होना चाहिए अंतःद्रवी जालिका, जिसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहा जाता है, ठीक है। ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, शॉर्टली नेम हो गया ER। तो ये बच्चों आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो 2 प्रकार की होती है, एक तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, और एक होती है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी चिकनी अंतःद्रवी जालिका। तो अंतःद्रवी जालिका के बारे में हम आपको पहले इसकी पोजीशन बताएंगे बाय डायग्राम, और उसके बाद में इसके बारे में बताएंगे। तो ER 2 प्रकार की, एक तो SER, एक RER, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी चिकनी अंतःद्रवी जालिका, और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, और ER यानी अंतःद्रवी जालिका। इसके 2 भाग हो गए। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये गोल्जी उपकरण दूसरा हम आपको बताएंगे जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा अंग आपको हम बताएंगे लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली, क्योंकि ये इसमें अनेक पाचन ग्रंथियां होती है जो पाचक रस स्रावित करती हैं, और वो पाचक रस क्या करते हैं, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है, मृत कोशिका के अंग भाग होते हैं, उनको पचा लेती है, ठीक है। लेकिन कई बार जब ये थैली फट जाती है तो ये अपनी कोशिकाओं को पचा जाती है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग यानी लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। उसके बाद में बात आ जाती है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का बिजली घर, द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि कोशिका को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। इसमें फुल ऑक्सीजन होता है। तो जो भोजन के पाचन के बाद बना ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव्य में आता है। कोशिका द्रव्य के कौन से अंग में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पर कोशिका का फुल उपस्थिति होती है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिका की फुल उपस्थिति होती है, और उस ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का अपघटन कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप CO2 H2O और ऊर्जा प्राप्त होती है। वो ऊर्जा तुरंत काम में नहीं ली जाती, बल्कि ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है, और वो ATP जो है वो शरीर की सभी कोशिकीय क्रियाओं के नियंत्रण व समन्वय का कार्य करती है। यानी जो भी कोशिका के अंदर क्रियाएं होंगी उसके लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, ATP, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उस रूप में संचित हो जाती है। और जो CO2 है वो शरीर से रक्त के माध्यम से और श्वसन मार्ग के माध्यम से शरीर से क्या कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है, क्योंकि वो एक अपशिष्ट पदार्थ है। उसके बाद में बच्चों प्लास्टिड, इसके बारे में भी हम आपको बाय डायग्राम बताएंगे, और रसदानियां। तो ये 6 आपको अंग याद करने हैं, अंतःद्रवी जालिका ER, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसदानियां, ठीक है बच्चों। तो ये इसके बाद में हम आपको बाय डायग्राम जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, और पादप कोशिका के अंदर इन पर्टिकुलर एक अंग का क्या करेंगे, हम वर्णन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।